दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर सेंटर अलाउस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फॉर दो सेटलिंग ट्रेड इन रूपी पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी विदेश व्यापार नीति में परिवर्तन किया है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकायों को निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए भारतीय रुपए में लेन देन की अनुमति दी गई है। इस बारे में डीजीएफटी यानी विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी लेन देन को सुगम और आसान बनाने के लिए लिया गया है। इसके अलावा इससे साल 2047 तक इंडियन करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य को साधने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर यानी रूस यूक्रेन युद्ध, व्यापार प्रतिबंध, अमेरिका द्वारा मौद्रिक नीति में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और भारतीय रुपए की घटती कीमत सहित कई ऐसे कारण हैं जो सरकार का ध्यान डॉलर का विकल्प खोजने की ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि भारत लगभग 70 दशकों से विदेशी व्यापार के लिए डॉलर का उपयोग कर रहा है, ऐसे में नई व्यवस्था लाने और उसे लागू करने में चुनौती पेश आ सकती है। और इन सब के बीच रुपए में व्यापार करना एक विकासशील देश में सफल होगा या नहीं, यह संशय भी बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है और रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण और विदेशी व्यापार नीति एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा आर्टिकल के जरिए हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हालिया समय में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है और इसके क्या प्रभाव होंगे। तो चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाबों की पड़ताल करते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से मतलब एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें विदेशी व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा के स्थान पर स्वदेशी मुद्रा यानी रुपए के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा अपनी भुगतान संतुलन से संबंधित यानी चालू खाता और पूंजी खाता गतिविधियों के लिए रुपए का प्रयोग करना रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहलाता है। गौरतलब है कि विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों को जहां नोट किया जाता है उसे बीओपी यानी भुगतान संतुलन कहा जाता है। इसमें एंट्री दो भागों में रिकॉर्ड की जाती है। पहला है चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। चालू खाता में जहां वस्तु और सेवाओं से संबंधित व्यापार को दर्शाया जाता है, तो वहीं पूंजी खाता में वित्तीय या पूंजी से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके तहत ऋण पूंजी और गैर ऋण पूंजी दोनों आती हैं। ऋण पूंजी में बाह्य सहायता, बाह्य वाणिज्य उधार तथा अनिवासी जमा राशि शामिल होते हैं, जबकि गैर ऋण पूंजी में विदेशी निवेश और अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। बता दें कि यहाँ चालू खाता व्यवहार के लिए रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, जबकि पूंजी खाते के लिए आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। अब बात करें विदेशी व्यापार की, तो साल 2014 के बाद से भारत सरकार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लेकर काफी प्रयासरत है। इसमें ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली को अपनाना सबसे बड़ा कार्यक्रम है। सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कार्यक्रम नीतियां लेकर आई हैं। इस दिशा में सरकार ने यूपीआई पेमेंट गेटवे, भीम पेमेंट ऐप, डिजिटल करेंसी आदि को लागू किया है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हमने डिजिटल लेन देन गतिविधियों में अच्छा खासा मार्केट एक्सेस किया है। साथ ही कोविड महामारी के आने के बाद से इस दिशा में और भी प्रगति हुई है। इसी कड़ी में भारत सरकार पेमेंट गेटवे यूपीआई और भारतीय रुपए कार्ड को वैश्विक स्तर पर प्रयोग में लाना चाहती है, जिसे रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में देखा जाना ज्यादा उचित है, क्योंकि इसकी मदद से हम घर बैठे अपने संबंधियों या व्यापार भागीदार को देशी करेंसी में पैसे भेज सकेंगे। गौरतलब है कि नेपाल यूपीआई अपनाने वाला पहला देश है, जबकि भूटान भीम यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बना है। बता दें कि सरकार ने यूपीआई और रुपे कार्ड को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही एनआईपीएल यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड को साल 2020 में स्थापित किया है। इसका मकसद भारत के बाहर रुपे कार्ड और यूपीआई जैसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को बढ़ावा देना है। यूपीआई को अपनाने को लेकर भारत सरकार ने कई देशों के साथ समझौते भी किए हैं। वर्तमान में फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, यूके सहित कई बड़े देश इसका प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि वर्तमान में भारत की विदेशी व्यापार नीति क्या है और इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं।
विदेश व्यापार नीति भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रणनीति या दिशा निर्देशों का दस्तावेज है। इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना है। यह नीति 5 साल की अवधि के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित या तैयार की जाती है। फिलहाल भारत में विदेशी व्यापार नीति 2015-20 लागू है। हालांकि इसकी समय सीमा साल 2020 तक के लिए थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसकी समय सीमा में विस्तार किया गया। लेकिन वर्तमान में सितंबर 2022 को अंतिम संशोधित समय सीमा भी समाप्त हो गई है। जानकारों के मुताबिक सरकार जल्द ही नई विदेशी व्यापार नीति लागू कर सकती है। विदेशी व्यापार के ट्रेंड की बात करें तो वर्तमान में विदेशी व्यापार के लिए डॉलर का उपयोग किया जाता है, जहां सरकार के पास विदेशी व्यापार को संतुलित करने का दबाव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि या अधिकता विदेशी मुद्रा भंडार की चुनौतियां उत्पन्न करती है। दरअसल मांग की तुलना में डॉलर की आपूर्ति में कमी भारतीय रुपए के मूल्य को कमजोर कर देती है। परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई पर दबाव बनता है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होते हुए लगभग 80 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया था। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते बनी थी। दरअसल बीते कुछ महीने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जरूरी वस्तु और सेवा की आपूर्ति बाधित रही। इसके अलावा पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाया गया आर्थिक प्रतिबंध का असर भी भारत को झेलना पड़ा था। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्विफ्ट प्रणाली को रूस के लिए बंद कर दिया गया था। इसका सीधा असर रूस के साथ व्यापार पर देखने को मिला। इसके अलावा अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंध का असर भारत को झेलना पड़ा। असल में ईरान और रूस दोनों ही भारत के बड़े व्यापारिक साझेदार देश हैं। ईरान से जहां भारत तेल की अत्यधिक खरीद करता है, तो वहीं रूस से भारत हथियार, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, तेल और प्राकृतिक गैस सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात करता है। परिस्थितियों के मद्देनजर भारत सरकार ने रूस के साथ रुपए में व्यापार करने का फैसला लिया। साथ ही आरबीआई को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैकेनिज्म सेट करने को कहा। इसके बाद आरबीआई ने बीती जुलाई में रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मैकेनिज्म को लागू कर दिया है। इसी कड़ी में हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों यानी चालान भुगतान और भारतीय रुपए में निर्यात एवं आयात के निपटान के लिए विदेशी व्यापार नीति 2015-20 और इसकी प्रक्रियाओं की पुस्तिका में संशोधन किया है। सीधे शब्दों में कहें तो यह बदलाव रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की तरफ भारत सरकार का पहला कदम माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में कई ऐसे देश हैं जो डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए में व्यापार करना ज्यादा पसंद करते हैं। भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन को सुगम बनाने के लिए ये नीतिगत संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों से विदेशी व्यापार में काफी बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। तो चलिए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक मुद्रा की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर व्यापार के लिए सबसे ज्यादा उपयोग डॉलर का होता है। वैश्विक स्तर पर इसकी हिस्सेदारी लगभग 65% है। इसके बाद यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग का स्थान है, जबकि रुपए की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी लगभग 2% है। अमेरिकी फेडरल बैंक की माने तो डॉलर का लगभग 63% भाग अमेरिका के बाहर यानी दूसरे देशों में फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रिजर्व है, जबकि चीन में डॉलर का सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद है। यही एक कारण है जिसके चलते साल 2008 की अमेरिकी आर्थिक मंदी का असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ा था। ट्रेंड पर नजर डालें तो भारत का वैश्विक व्यापार वित्त वर्ष 2020-21 में 1009.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। इसी अवधि में भारत का कुल निर्यात 497.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात 511.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इन आंकड़ों से यह बात साफ है कि भारत का विदेशी व्यापार असंतुलित है। वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कुल व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 14.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक साल 2020 में भारत 1.6% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में 21वें स्थान पर था। रूस और चीन पर लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंध के चलते इन देशों ने डॉलर के विकल्प के रूप में स्वदेशी मुद्रा में व्यापार करने का निर्णय लिया था। इन परिस्थितियों में भारत के लिए भी डॉलर के विकल्प को तलाशना आज के समय की सबसे बड़ी मांग और जरूरत बन गई है।
तो चलिए समझते हैं कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की जरूरत क्यों है। वर्तमान में भारत दूसरे देशों से पेट्रोलियम सहित अन्य उत्पादों का अत्यधिक मात्रा में आयात करता है। ऐसे में भारत को व्यापार के लिए अधिक डॉलर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में डॉलर की मांग को पूरा करने के लिए आरबीआई को फॉरेक्स रिजर्व का इंतजाम करना पड़ता है। साथ ही मांग की तुलना में सप्लाई न कर पाने की स्थिति में भारतीय रुपया कमजोर पड़ता है। परिणाम स्वरूप तेल की दामों में वृद्धि होती है। इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं के दाम में भी वृद्धि होने लगती है। कुल मिलाकर इसका प्रभाव महंगाई के रूप में देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में डॉलर के विकल्प के रूप में रुपए में व्यापार करना एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में भारत का भुगतान संतुलन भी ऋणात्मक स्थिति में है और इसका सीधा असर फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ता है। नतीजतन यह भारतीय रुपए की कमजोर स्थिति का कारण बनता है। इसके अलावा बदलती वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति, म्यांमार में तख्ता पलट, भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाएं, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आदि कई घटनाएं हैं जिसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगाए जाने वाले व्यापार प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यापार को आसान बनाने के लिए डॉलर का विकल्प खोजना जरूरी है। डॉलर का विकल्प खोजने के क्रम में ही बीते दिनों रूस और यूक्रेन पर लगाए जाने वाले व्यापार प्रतिबंध के चलते आरबीआई ने इन देशों के साथ विशेष व्यापार की अनुमति दी थी। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी व्यापार नीति में परिवर्तन किया है। फिर अब जबकि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत हुई है, ऐसे में इन अवसरों को भुनाने के लिए भारतीय रुपए को भी मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए वैश्विक बाजार में रुपए को बढ़ावा देना बेहतर कदम साबित हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रभाव क्या होगा। ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी व्यापार में रुपए के इस्तेमाल से मासिक आधार पर लगभग 20 अरब डॉलर की संभावित बचत होगी। इससे जहां विदेशी व्यापार करना आसान हो जाएगा, वहीं डॉलर की आपूर्ति बढ़ने के साथ इस पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही रुपए में आने वाली गिरावट को रोकने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए की साख में भी मजबूती देखने को मिलेगी। साथ ही वैश्विक स्तर पर रुपए के प्रयोग होने से भारत को पूंजी खाते के संदर्भ में पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करने के दबाव से भी राहत मिलेगी और रुपए के मूल्य में वृद्धि से विदेशी निवेश में भी वृद्धि हो सकेगी। इन स्थितियों में अन्य देश अपनी व्यापार गतिविधि के लिए रुपए को मुद्रा के रूप में अपनाने के लिए आगे आएंगे। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी का सामना कर रहे देश जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान को व्यापार हेतु एक विकल्प मिल सकेगा। इसके अलावा विकासशील देशों के लिए रुपया एक रिजर्व करेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। साथ ही व्यापार प्रतिबंध का सामना कर रहे देशों के साथ व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। होने से भारतीय अर्थव्यवस्था के बाहरी जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता में कमी आएगी। साथ ही मुद्रा जोखिम कम होने से पूंजी के बाहरी प्रवाह से भी राहत मिल सकेगी। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो हालांकि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक अलग वैश्विक आवश्यकता और व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन इसको लागू करने के संदर्भ में सरकार और आरबीआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे विदेशी व्यापार से संबंधित अधिनियम और प्रक्रिया बुक में परिवर्तन करना आदि। इसके अलावा आरबीआई को विदेशी व्यापार से संबंधित प्रावधानों और खातों में एंट्री से संबंधित नियमों में भी बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही भारत को अब विदेशी संबंधों के निर्धारण में रुपए में व्यापार करने से संबंधित समझौते को भी शामिल करना होगा। इसके अलावा सरकार को रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए विदेशी व्यापार के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार करने की जरूरत है, मसलन रुपए में ऋण, ब्याज और उधारी की अदायगी आदि। साथ ही संस्थागत निवेश के स्तर पर वित्तीय संस्थानों को अनुमति देने के साथ इनके रेगुलेशन के लिए सेबी द्वारा इनके प्रावधानों में परिवर्तन करना होगा। इस तरह रुपए के उपयोग में वृद्धि से भारतीय व्यापार की सौदेबाजी की शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सम्मान को बढ़ाने में मदद करेगी। तो चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारतीय रुपए के कमजोर होने के बीच रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्या निहितार्थ हैं? साथ ही इस दिशा में किए गए उपायों की भी चर्चा कीजिए।